हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले ह्यूमन आई की डायग्राम को देख लेते हैं। प्यूपिल वो होल है जिससे जो हमारी आई है उसके अंदर लाइट एंटर कर पाती है। इरिस एक ऐसा मस्कुलर डायफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल हमारी जो आई में लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी होती है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, उसे कहा जाता है कॉर्निया। और हमारे पास है क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि आई लेंस जो रिफ्रैक्शन करता है और रेटिना के ऊपर इमेज को फॉर्म करता है। रेटिना एक मेम्ब्रेन है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है हमारे आई में, जिसके ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है, जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व। और जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है यानी कि हमारा जो आई लेंस है उसको पकड़ कर रखती हैं सिल्वरी मसल्स हमारे जो लेंस है उसकी थिकनेस को भी कंट्रोल करती हैं, उसके कर्वेचर को कंट्रोल करती हैं, उसकी फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारा डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। जो हमारा ह्यूमन आई है उसका अप्रॉक्स डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन की आई है उसका जो डायमीटर है अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। और structure called iris is present behind cornea. It is dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Iris एक मस्कुलर डायफ्राम है जो कॉर्निया के पीछे जो स्थित होता है, और यानी कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है, और जो हमारा प्यूपिल को साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो हमारा प्यूपिल है वो कंट्रोल करता है लाइट को जो हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है, यानी कि जो भी लाइट हमारी आई के अंदर जा रही है। जब भी हम ब्राइट लाइट में देखते हैं तो हमारा जो प्यूपिल है उसका साइज़ कम हो जाता है। हमारी इरिस है जो हमारा वो रिलैक्स करता है जिससे कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी जो आँखों में जाए। और जब भी हम डिम लाइट में देखते हैं तो प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इरिस जो है कंट्रैक्ट करने लगता है जिससे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो हमारी आँखों के अंदर जा पाए और हम क्लियरली देख पाएँ डिम लाइट के अंदर भी। उसके आगे है आई लेंस इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। जो हमारा आई लेंस है वो एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से फॉर्म होता है, और जो हमारा आई लेंस है उसके कर्वेचर को भी चेंज किया जा सकता है सिलरी मसल्स की मदद से। जब भी जो हमारी सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं हमारा आई लेंस थिन हो जाता है, हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। और जो हमारा फोकल लेंथ है, हमारे जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। हमारा आई लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जब भी आई लेंस की थिकनेस में जो चेंज आता है वो थिन होता है या थिक होता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है उसमें भी चेंज आता है, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो हमारा आई लेंस है वो सही रेटिना के ऊपर एक इमेज को फॉर्म करता है, एक इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, एक स्क्रीन है हमारी आई की जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। रेटिना के अंदर दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स।
रॉड सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लो लाइट विज़न के लिए। जब भी हम डिम लाइट में देखते हैं तो हम जो थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स की वजह से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोन सेल्स। कोन सेल्स आर एक्टिव एट हायर लाइट लेवल्स एंड आर कैपेबल ऑफ कलर विज़न। जो भी हम कलर और रंगों को देख पाते हैं वो कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं, और जब भी हम ब्राइट लाइट हायर लाइट लेवल पे देखते हैं तो कोन सेल्स काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो हमारा आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाता है, इसी एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहले जब फार अवे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारी जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, हमारा लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है और जो इमेज है वो राइट रेटिना के ऊपर फॉर्म करती है। इसी तरह से जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो जो हमारी सिलरी मसल है वो कंट्रैक्ट करती है, हमारी जो आई लेंस है वो थिक होता है, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख पाती है। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो हमारी सिलरी मसल हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, हमारा आई लेंस और ज़्यादा थिक नहीं हो सकता ताकि वो रेटिना के ऊपर सही इमेज फॉर्म कर सके। तो नियर पॉइंट ऑफ एन नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट ऑफ एन नॉर्मल आई इज़ इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास है आई डिफेक्ट्स। इस चैप्टर में हमें दो टाइप के आई डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले मायोपिया देख लेते हैं। मायोपिया इज़ आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया में जो हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते, उसके लिए हमको चश्मा चाहिए रहता है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं नॉर्मल आई की तरह। मायोपिया के क्या कारण हो सकते हैं? जब भी हमारी जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए, या फिर हमारा जो आई बॉल है उसका साइज इंक्रीज हो जाए तो हम मायोपिक कहलाते हैं, यानी कि हम फार अवे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते। इस मायोपिक आई में आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर आ रही हैं, आई लेंस से जो रिफ्रैक्शन होकर आ रही है वो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म कर रही है। यानी कि या तो ऐसा हो सकता है कि आई लेंस का जो साइज़ ज़्यादा हो गया और रेटिना पीछे हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी आई लेंस है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गई और वो रेटिना से पहले ही इमेज को फॉर्म कर रही है। इसीलिए ये मायोपिक आई कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही है, रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्म हो रही, जिससे हम क्लियरली देख पाएँ। एक मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस चाहिए होता है, कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, यानी कि ऐसा कॉनकेव लेंस जिसकी पावर सूटेबल हो मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए। जो कॉनकेव लेंस होता है यहाँ पर वो जो हमारी जो लाइट रे वो आ रही होती हैं उनको डाइवर्ज करता है, जिससे कि हमारा आई लेंस प्रॉपरली फोकस कर पाता है रेटिना के ऊपर और हम क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं और फार अवे ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस जिससे जो हमारा फार पॉइंट है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारा नियर पॉइंट है वो फार चला जाता है, यानी कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते। कन्वेक्स आएगा यहाँ पर। कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर इज़ यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। जब भी हम किसी हाइपरमेट्रोपिक आई को हमें ठीक करना है
तो हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए होगा। लाइट रे फ्रॉम क्लोज ऑब्जेक्ट, जब भी कोई क्लोज ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमारे आईज पर पड़ती है, हाइपरमेट्रोपिक आई जो रेटिना के ऊपर सही से इमेज को फॉर्म नहीं कर पाती, यानी कि जो हमारा आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हमारी आई बॉल है उसका साइज़ डिक्रीज हो गया हो और आई लेंस हमारा ठीक हो। जो हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है उसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। जो कन्वेक्स लेंस है वो हमारी लाइट रे जो भी हमारी आई में एंटर कर रही है उसे कन्वर्ज करता है, जिससे हमारा आई लेंस जो है वो फोकस कर पाता है रेटिना के ऊपर और इमेज को फॉर्म कर पाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज ऑफ कलर्स व्हेन इट पास थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि जो हमारे पास एक वाइट लाइट है, कोई वाइट लाइट की बीम है, जब वो प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो आगे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वाइट बीम की जो वाइट लाइट की बीम के जो कंपोनेंट्स में उनमें डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अलग अलग कलर हैं उनकी डिफरेंट बेंडिंग एबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड हुआ है, लेकिन जो वॉयलेट कलर है उसकी बेंडिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है। आपको बता दूं मैं, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और ये रेनबो के कलर्स हैं विब के, और इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफ़ेक्ट। इसमें जो 2 प्रिज्म हैं आमने सामने रखे हैं, एक वाइट लाइट की बीम आ रही है जिससे हमको रिफ्रैक्शन दिखने को मिल रही है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट जो है वाइट लाइट आगे 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, और जो हमारा दूसरा प्रिज्म है उसकी वजह से वो 7 कलर्स फिर से कॉम्बिनेट कर रहे हैं और वाइट बीम को फॉर्म कर रहे हैं। इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then the refracted ray goes into same medium instead of emerging outwards। जब भी हमारी जो लाइट है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, और जो हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो जो लाइट है वो बाहर की तरफ जाने के इमर्ज आउट होने की बजाय वो दोबारा से उसी मीडियम में आ जाती है, जैसे कि आप इस जो डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रेयरर मीडियम इज 90। यानी कि वो ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमें रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो हमें 90 डिग्री देखने को मिलेगा। जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो थीटा सी है वो एक ऐसा एंगल है जिसकी वजह से जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो सही 90 डिग्री है, नॉर्मल से 90 डिग्री। अगर जो हमारा इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो तो हमारी जो लाइट है वो इमर्ज आउट करने की बजाय वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी, यानी कि एक तरह की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हमें ये 3 इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर हमको डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने के लिए भी मिलेगी। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दोबारा से रिफ्रैक्शन। तो ये तो हमें पता ही है, जब बारिश पड़ती है और धूप एक साथ होती है, बारिश और धूप एक साथ होती है, तभी हमको रेनबो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। यानी कि
ये कोई वाटर ड्रॉप है और कोई सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है, वाइट लाइट वाटर ड्रॉप के ऊपर पड़ रही है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी और इसी के साथ डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने के लिए भी मिलेगी। जो हमारी सनलाइट है, वाइट लाइट है जो, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और हमें जो क्या कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जो हमारा जो वाटर ड्रॉप है वो यहाँ पर एक डेंसर मीडियम है और जो हमारी एयर है वो एक रेयरर मीडियम है, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके आगे यहाँ पर वाटर ड्रॉप से जब बाहर जाएंगी ये रेज़, तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का कंसेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर। द लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस बाय डस्ट पार्टिकल्स, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट है वो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, यानी कि स्कैटर हो जाती है उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी वजह से उनसे टकरा के जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट कलर्स की हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स दिखाई गई हैं और रेड कलर की वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू, इंडिगो और वायलेट की वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा कम होती है। तो जो भी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसी की वजह से वो स्कैटर नहीं करता है और जो सन से लाइट आती है उसमें से रेड लाइट हमारी अर्थ तक इजीली पहुंच जाती है, लेकिन जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू जो लाइट्स हैं, इनकी कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है, तो ये स्कैटर कर जाते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। वाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू। हमें जो हमारा स्काई है, आसमान है, वो नीला क्यों दिखाई देता है? द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ फिनोमिनन कॉल्ड रे लाइट स्कैटरिंग। शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट लाइक ब्लू एंड वायलेट are scattered in all directions by molecules and particles in Earth's atmosphere. This scattering of blue light in all directions gives the sky its blue appearance when we look up during the day. इसमें भी सेम है, जो हमारे क्या कहते हैं शॉर्टर वेवलेंथ के जो कलर होते हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया, ये जो एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। तो स्काई हमारा ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, इंडिगो या फिर जो वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो इंडिगो और वायलेट कलर्स हैं ये हमारी जो आइज़ हैं इनके लिए इतने सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि हम इनको इतने अच्छे से देख नहीं पाते, तो हमें जो हमारा स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। वाई डू सन अपीयर्स रेडिश एट सनसेट। द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट because its light has to pass through thicker portion of Earth's atmosphere। यानी कि जब भी हमारा सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त हमारा जो सन है हमारी धरती से थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, यानी कि जो लाइट रेज जो सन से आ रही हैं उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे ज़्यादा स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है। और जो रेड और जो ऑरेंज कलर हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है वही हमारी अर्थ तक पहुंच पाती हैं, जिसी की वजह से हमें जो हमारा सन है वो ऑरेंज या फिर रेड दिखाई देता है। और कलर्स लाइक ब्लू एंड इंडिगो जो है वो स्कैटर कर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी विद एल्टीट्यूड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। As light travels through air layers with the different densities, its path bends, leading to observed phenomenon. Air density decrease with increasing altitude. Therefore, air is denser at lower altitudes closer to Earth's surface and became progressively rarer or less denser as you move up into the atmosphere। इसमें क्या बताया है, जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसकी जो लेयर्स हैं उनमें
कोई ज़्यादा रेयर है तो कोई ज़्यादा डेंसर है। जितनी जो हम ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जितनी हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, उतना जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रेयर होता जाता है। लेकिन जितना हम सरफेस पे रहेंगे वहाँ पर जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर होगा। इसमें भी जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडी है, मान लीजिए कोई स्टार है, उसमें से एक लाइट रे आ रही है, तो हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो आ रही है एक रेयरर मीडियम से, लेकिन जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डेंसर है, तो हमें यहाँ पर एक टुवार्ड्स द नॉर्मल एक रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी। इससे हमें जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो वही नहीं दिखाई देगा, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमें उसकी असली पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर क्यों दिखाई देती हैं। ये सेम कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन नियर द हॉरिजॉन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन which bends the light as it's passed through Earth's atmosphere। यानी कि इसका भी सेम कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी उसके जो लाइट है वो हमारी जो आइस तक पहुंचने के लिए जो ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में से, तो उस वहाँ पर एक रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारे अर्थ के पास एक डेंसर एटमॉस्फेयर है और बाहर एक रेयरर मीडियम है, तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ रिफ्रैक्ट करती है लाइट तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करती है और हमें वो जो उसकी ट्रू पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जिससे कि तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड 2 मिनट अर्ली एंड 2 मिनट डिलेड सनसेट। The reason for 2 minutes early sunrise and 2 minute delayed sunset is the atmospheric refraction which bends the sun's light and passes through Earth's atmosphere. This bending effect causes the sun appear slightly above the horizon। इसमें भी सेम रीज़न है। जब भी हमें कोई सनसेट होता है या सनराइज़ होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, यानी कि वो थोड़ी सी हमें पहले 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है सनसेट की टाइम और सनराइज़ के टाइम। इसीलिए जो हमें 2 मिनट का अर्ली सनराइज़ दिखता है और 2 मिनट डिलेड सनसेट दिखता है, यानी कि सूरज ढल तो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट तक सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। वाई डू स्टार्स ब्लिंक बट प्लैनेट्स डू नॉट। इसका भी सेम कारण है। जो हमारा प्लैनेट है वो हमारे अर्थ के नियर है, यानी कि नज़दीक है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। हमारी जो अर्थ है उससे नियरेस्ट स्टार सन है हमारा, जो बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि स्टार्स हमारी जो अर्थ हैं उनसे दूर हैं, इसलिए उनको ज़्यादा रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमको ऐसा लगता है कि वो ब्लिंक कर रहे हैं। लाइट रेज विच कम फ्रॉम दैम गेट रिफ्रैक्टेड मैनी टाइम्स बिफोर दे रीच आवर आइज। यानी कि जो वो हमारी आँखों तक पहुँचते हैं उससे पहले जो उनकी लाइट रेज हैं वो काफ़ी बार रिफ्रैक्ट होकर आती हैं। इससे हमें उनकी सही पोजीशन भी दिखाई नहीं देती और जो वो बार बार रिफ्रैक्ट होती हैं, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे कि जो स्टार्स हैं ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के नियर हैं, नज़दीक हैं, तो उन्हें कम रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमें वो ब्लिंक करते नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही और एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।